गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरेज। स्टोरेज का अर्थ होता है भंडारण। क्योंकि कोई भी फसल है, जब हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि काटते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। प्रोड्यूस को या फसल को स्टोर करना, हार्वेस्टेड क्रॉप्स को स्टोर करना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट कार्य होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यदि हमें हार्वेस्टेड क्रॉप्स को अधिक समय तक यानी कि लॉन्गर टाइम तक रखना हो तो उसे हमें मॉइस्चर मतलब होता है नमी, इंसेक्ट मतलब कीटों से, रैट्स मतलब चूहों से, और एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए सूक्ष्म जीवों से, इन सब से सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो आपके होते हैं यानी कि उसी समय काटी हुई जो फसल होती है उसमें आपका बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attracted by organisms, making them unfit for use for germination। यानी कि इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, यानी कि यदि हम तुरंत काटी हुई फसल को, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स का मतलब हुआ तुरंत काटी हुई फसल के दानों को यदि हम स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग मतलब बिना ड्राई किए यानी कि बिना सुखाए यदि हम उसके स्टोर करते हैं, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अट्रैक्ट बाय ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यानी कि जीवों के द्वारा उसमें खराब होने के लिए उसमें आक्रमण करते हैं, यानी कि कई जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, कई सूक्ष्म जीव उसमें, कई छोटे छोटे कीड़े उसके अंदर पैदा हो सकते हैं। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, और उसे जर्मिनेशन के लिए मतलब जर्मिनेशन मतलब उगाने के लिए, नेक्स्ट सीजन में उगाने के लिए। जैसे आप इस बार गेहूं की फसल आपकी होती है, उसको आप स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो आप खाने के लिए स्टोर करते हैं और आप अगले साल के बीज बनाने के लिए भी उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि उसी में से आप कुछ बीज बनाकर अगले साल को यानी कि अगली बार आप उसमें से बोते हैं यानी कि सोइंग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने उस ग्रेन्स को, उस क्रॉप को काटने के बाद उसके जो दाने हैं उनको अच्छे से सुखाया नहीं धूप में और उनको सीधे स्टोर कर दिया, तो क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाएंगे, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाएंगे जो कि उसको अनफिट कर देंगे। किस चीज़ के लिए? जर्मिनेशन के लिए, मतलब अंकुरित होने के लिए उसको अनफिट कर देंगे, मतलब उसके लायक उसको नहीं रखेंगे, ताकि मतलब अगले साल उगने लायक उसको नहीं छोड़ेंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। तो इसलिए क्या किया जाता है कि बिफोर स्टोरिंग देम यानी कि उसको स्टोर करने से पहले, ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले प्रॉपरली ड्राइड, उसको प्रॉपर तरीके से ड्राइड किया जाता है। सूर्य की धूप में उसको प्रॉपर तरीके से यानी कि उसको अच्छे से सुखा लिया जाता है, ताकि क्या हो कि मॉइस्चर उसके अंदर रिड्यूस हो जाए, यानी कि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, यानी कि उसके अंदर जो मॉइस्चर पहले से है वो खत्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे क्या होता है कि उसकी पेस्ट और इंसेक्ट, पेस्ट हुए आपके पीड़क और इंसेक्ट हो गए आपके कीट, और बैक्टीरिया एंड फंगाई और कवक से उसकी सुरक्षा हो सके। अब देखें यहाँ पर पहेली क्या कह रही है हमारी। आई सॉ माई मदर putting some dried neem leaves in an iron drums containing wheat, I wonder why। वो कह रही है कि उसकी मदर जो है, उसने अपनी मदर को अनाज रखे जो लोहे के ड्रम होते हैं आपके, आयरन के जो ड्रम हैं जिनमें वो अनाज को स्टोर करती है, उसमें उसने कुछ ड्राइड नीम लीव यानी कि नीम की सूखी पत्तियों को डालते हुए देखा है। तो वो सोचती है आई वंडर वाई, मतलब ऐसा क्यों हुआ करके उसको बड़ा आश्चर्य उस पर होता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ आपको फिगर देखिए 1.2
10 यानी कि 1.10 ए फिगर आपको दिख रहा है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये आपके जो दिख रहे हैं आपको, ये आयरन के आपके बड़े बड़े ड्रम हैं, ठीक है ना। इनमें क्या किया जाता है, इनमें अनाज को स्टोर किया जाता है। बड़े पैमाने पर जब अनाज को स्टोर किया जाता है तो इस तरह से किया जाता है, क्योंकि सभी कंट्रीज में क्या होता है कि कई बार अनाज जब पैदा होता है तो अनाज को स्टोर करने के लिए इस तरह के ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम सिलोज बोलते हैं, ठीक है। इनमें अनाज को स्टोर किया जाता है ताकि अगली बार जब कभी अनाज की कमी हो तो इसमें से निकाल के लोगों के लिए पूर्ति की जा सके। और लेकिन छोटे एरिया पर ये हर जगह नहीं हो पाता सिलोज का इस्तेमाल, तो छोटे एरिया पर क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, वहाँ गोदामों में यानी कि भंडारण गृहों में या स्टोर रूमों में गनी बैग यानी कि जूट के बोरों का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें अनाज को भर के रखा जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। फार्मर जो हैं अपनी जो फसल है उनकी उसको जूट के बोरों में, गनी बैग्स मतलब जूट के बोरों में, और मेटेलिक बीन्स यानी कि धातु के बने बड़े बड़े पात्रों में उनको स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, फिगर 1.10 ए एंड बी। यानी कि लेकिन जो बीजों का बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज स्केल पर जो स्टोरेज होता है वो किस में होता है, सिलोज और ग्रेनरीज। ग्रेनरीज हुए आपके भंडारण गृह हम जिनको बोलते हैं, या स्टोर रूम भी हम इनको कह सकते हैं। इनमें किया जाता है जिससे कि उनको किससे, रैट एंड इंसेक्ट से बचाया जा सके। इनमें स्टोरेज करने का कारण ये होता है कि इसमें क्या है कि कीड़े और चूहे और पीड़कों से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। हमारे घरों में जो फूड को स्टोर किया जाता है उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है, ड्राइड नीम लीव्स यानी कि ड्राइड नीम यानी कि सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि सूखी नीम की पत्तियां भी जो होती हैं वो कुछ हद तक इंसेक्टिसाइड का काम कर रही होती हैं, यानी कि छोटे छोटे कीड़े उसमें पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि नीम की जो पत्तियां होती है उसकी अपनी एक स्मेल होती है, अपनी एक खुशबू होती है। उस खुशबू से छोटे छोटे कीड़े उसमें पैदा नहीं हो पाते, जिससे उस अनाज को आप सुरक्षित रख सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़, लेकिन ये जो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है ये तो घरों में तो ठीक है, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में स्टोर किया जा रहा हो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोदाम्स, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट एंड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए यानी कि उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है जिसके द्वारा उसमें कीड़े ना लग सके। तो ये जो आपके सिलोज हैं इनमें भी कुछ इसी तरह से होता है कि इनके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, पहले से इनके अंदर दवाइयाँ डाली रहती हैं, तो इसलिए इनमें जो होता है उसमें कीड़ा नहीं लग पाता। ठीक है, तो आज अब ये टॉपिक तो हमारा स्टोरेज था। इसके बाद एक और टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसको भी हम इसी वीडियो में ले लेते हैं। ये टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने, पिछली क्लास में भी हमने पढ़े थे कि हमें जो सोर्सेस ऑफ फूड हमने पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड की चर्चा तो हमने क्लास 7 में भी और क्लास 6 में भी की थी। तो आज हम लोग फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि एनिमल से जो प्राप्त होता है, फूड प्राप्त होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.3, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आप अपनी नोटबुक में इस टेबल को बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट किस तरह से करना है यहाँ पर आपको मैं समझा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, एस नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या। फूड दे रखा है, ठीक है, फूड एक इसने दे रखा है मिल्क। आपको बाकी फूड इसमें बताने जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, एनिमल हमें जिन फूड्स को प्रोवाइड करते हैं वो फूड आपको यहाँ पर लिखने होंगे। एंड सोर्सेस यानी कि कौन कौन से एनिमल से हमें मिलता है वो सोर्सेस यहाँ पर आएंगे। जैसे फर्स्ट फूड इसने दे रखा है मिल्क। मिल्क का हमें किस किस से मिलता है, काव से, बफेलो, सी गोट एंड सी कैमल।
सी गोट आपका हो गया बकरी, सी कैमल हो गई आपकी ऊँटनी। तो हम यानी कि गाय का, भैंस का और बकरी का और ऊँटनी का दूध पीते हैं। अगला फूड आप यहाँ पर अगला फूड नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर मीट फूड की जगह पर आप मीट नोट करेंगे। और सोर्सेस क्या होंगे मीट के? गोट, हैन और फिश। आप बकरी का भी खाते हैं मीट, और हैन मुर्गी का भी और फिश का भी। फिर अगला फूड आइटम यहाँ पर हो सकता है एग आप किस किस का खाते हैं? हैन का, मुर्गी का ज़्यादातर घरों में खाया जाता है, और आजकल डक का भी खाया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants animal also provide us with different kinds of food। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपने देखा कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें अनेक तरह का फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरिया मतलब होता है कि समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं जो आपके, वो कोस्टल एरिया कहलाते हैं। वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर जो रहते हैं वो लोग मेजर रूप में यानी कि मुख्य रूप से फ़िश को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। वो लोग फ़िश का ही ज़्यादातर पकवान खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने इससे पहले की क्लासेस में प्लांट से जो प्राप्त होने वाले फूड हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग etc। इसी चैप्टर में हमने सीखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसके डिफरेंट स्टेप हैं, यानी कि अलग अलग स्टेप हैं। जैसे इसमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का चयन, और एंड सोइंग मतलब हुआ उनको उगाना या बुआई। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो इस प्रकार जो घरों में या फार्म में जो पाले जाने वाले जो आपके पेट्स हैं यानी कि पालतू पशु हैं, इनको शेल्टर, उचित आवास और प्रॉपर फूड मतलब उचित भोजन, शेल्टर मतलब हुआ आवास, एंड केयर मतलब देखभाल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। When this is done on a large scale, यदि हम इस चीज़ को एक लार्ज स्केल पर करें यानी कि एक बड़े पैमाने पर जब एनिमल्स को एक साथ किया जाता है, ये एक साथ इनकी देखभाल की जाती है, इनको शेल्टर और प्रॉपर फूड और केयर प्रदान की जाती है, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो प्रोसेस है ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है, यानी कि ये चीज़ एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। एनिमल हस्बेंड्री हुई आपकी पशुपालन, इसको हम हिंदी में पशुपालन भी कहते हैं। अब यहाँ पर पहली लास्ट में क्या कहती है? फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा आहार है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। यानी कि ये कह रही है कि फिश से हमें कॉड लिवर ऑयल भी मिलता है जो कि विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, या जिसमें विटामिन डी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर को समझाऊंगी। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर की सारे वीडियोज को अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से दोबारा अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें क्या है, कैसे ये बताया आपने करके। तो मैं दोबारा उसको फिर से समझाऊंगी। आप बार बार देखिएगा वीडियो को, और इसकी जो प्रैक्टिस है, अब इसकी एक्सरसाइज है, इनको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जिस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहीं पर समझाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, बाय।